नमस्कार, मैं मुकेश राठौर। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपको मिला रहा हूँ महाराष्ट्र के दशरथ माझी को। जी हाँ, दशरथ माझी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था और पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बनाया था, क्योंकि उस पहाड़ से उनकी पत्नी गिरकर उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस पहाड़ को तोड़ कर रहेंगे। और आज मैं आपको मिला रहा हूँ महाराष्ट्र के दशरथ माझी, जो कि उन्होंने एक पहाड़ को तोड़ के लाखों बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए एक स्कूल का आयोजन किया। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, सर आपका नाम बताइए। मैं गोपाल नाइक, मैं जन जागृति विद्यालय से हूँ। ओके, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सर कि ये आपके दिमाग में विचार कब आया कि इतना बड़ा पहाड़ जो था उसको तोड़ के इतना आलीशान स्कूल बना दिया। शायद ऐसा पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। तो आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया और कब से शुरुआत किया? तो पिछले 10 साल पहले एक निर्मल ग्राम जो है, गांव के विकास के लिए एक स्वच्छ और सुंदर गांव बनाने की जो योजना थी, उस माध्यम से मैंने एक 2-3 गांव को निर्मल ग्राम का हमने काम किया। उसमें एक काठियावाड़ी गांव का भी हमने एक आदर्श गांव, एक निर्मल ग्राम बनाया था। और आसपास के ग्रामीण गांव में काम करने के इसमें हमको एक विश्वास हुआ कि एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा स्कूल हम बना सकते हैं। तो इस गांव में मैं काम कर रहा था निर्मल ग्राम के माध्यम से। तो उन्होंने ही लोगों ने मुझे 2 एकड़ जमीन मेरे नाम पर रजिस्ट्री करके दी। और उसके बाद स्वयं अर्थ सहित स्कूल की योजना आई। उसमें स्कूल का हमने रजिस्ट्री किया और परमिशन लिया। और 2013-14 में हमने ये स्कूल को यहाँ पर शुरू की। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो एरिया था जहाँ पे आज हम बैठे हैं, इतना स्वर्ग के जैसा स्कूल है, बहुत सुंदर बनाया है। तो आपने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, ये तो हम लोग सोचते भी हैं। तो कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? शुरुआत में कैसे मेहनत की? क्या आपने कभी ऐसा मन में विचार आया छोड़ने का, या किस तरह से आपने ये लगातार अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने? तो हम जब आए थे यहाँ, तो ऐसे सैकड़ों बड़े बड़े पत्थर थे। जब इस पहाड़ पे आए तो आसपास में कहीं भी रोड नहीं था, ऊपर चलने के लिए भी रोड नहीं था। तो ये रोड निकालने के लिए हमको लगभग 5-6 साल लगातार प्रयास करता रहना पड़ा। कि किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि रोड कैसे बनाए। यहाँ वीट हो, रेती हो, कोई मटेरियल अगर लाना है तो बड़ी मुश्किल होती थी। नीचे हम उनको नीचे ही सब मटेरियल वेस्ट करना पड़ता था। तो धीरे धीरे हम करते जाने से हमको विश्वास होते गया कि यहाँ तक रोड ला सकते हैं। और यहाँ पर लाइट, पानी की इतनी बड़ी मुश्किल आई थी गई कि हम जब यहाँ आए थे तो मुझे पता नहीं था कि भाई लाइट का रूरल एरिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इतना लाइट का सामना करना पड़ा हमें कि कभी कभी पीने को पानी नहीं मिलता था, लाइट 4-4 दिन नहीं आती थी। ऐसे में भी हम एक विश्वास रखे कि भाई हो सकता है, और भी कोशिश करना पड़ेगा। अब लिया है तो लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना तो बिल्कुल हार है। इसी जिद से हमने काम करते रहे। और मुझे विश्वास था कि ये जो काम हमने एजुकेशन का कर रहे हैं, वो इतना सीड है कि कोई भी अगर कमजोर बच्चा भी अगर आ जाए तो उसको बड़े से बड़े नेशनल स्कूल में जो एजुकेशन नहीं मिलता है, वो एजुकेशन मैं दे सकता हूँ। ये विश्वास मेरे अंदर था और वही विश्वास मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहा। और आज तक ये प्रयास आप तक आकर पहुँच गया। तो आपका ये जो सफर रहा, इसमें आपकी फैमिली, आपका परिवार का क्या सहयोग रहा? मेरे परिवार का, मैं जब आया था यहाँ 4-5 साल पहले, बच्चे मेरे छोटे थे। तो जब हम पहली बार आए तो हमारी जो मिसेस है हमारे, उन्होंने बताया कि इससे यहीं हम रहेंगे और यहीं पर बच्चों के लिए अपन काम करते रहेंगे। और मुझे उस वक्त लग रहा था कि भाई हमारे पास सामने 2 पर्याय है। एक तो स्कूल खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरी बात समय चाहिए। मैंने डिसाइड किया कि हम तो पैसा तो कोई मार्ग से इकट्ठा नहीं किया है, मगर समय मेरे पास बहुत है। मैंने, वो भी एक कैपिटल है।
हमारा समय पूरा इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा मैंने डिसाइड किया और लग गया मैंने। तो इस जगह पे हम पत्थर निकालो, मट्टी निकालो, ये करते 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 जैसे भी थोड़े बहुत पैसे बचे, कहाँ से बैंक से कर्ज लिए, कहीं से क्रेडिट पे ये लिया और ये काम हम करते गए। और आपका यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उनका क्या सहयोग रहा आपके लिए? लोग तो मेरा इस 4-5 गांव में बहुत मेरा समय मैंने दिया था, गांव के एक मॉडल विलेज बनाने के लिए वगैरह। मैं स्कूल चलाते चलाते मैं उन लोगों में भी मिक्स होता था और लोग भी बहुत हमसे जुड़े थे, हार्ट टू हार्ट। हर लोगों ने हमको अभी भी आज भी बहुत ही मुझे प्रेरणा देते हैं कि भाई ये अच्छा काम है, सच्चा काम है, ये लास्ट लोगों को एजुकेशन मिल रहा है जो लोग पढ़ नहीं सकते। और मैं भी उसी अवस्था में से ग्रामीण बिल्कुल गरीबी में से हम लोग आए हैं और वही लोगों को हम काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को भी अच्छा लगता है और हमको भी बड़ा अभिमान होता है। आप क्या फील करते हैं कि एक तरफ जो मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं, आरसीसी के काफी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, और एक तरफ आपने जो एकदम नेचर ऐसा लगता है कि कुदरत ने ये बनाया है, अब लगता ही नहीं किसी इंसान ने बनाया है, वो भी एक इंसान ने इतना बड़ा स्कूल बना दिया है, ये तारीफ काबिल है। मैं तो चाहूंगा कि आपकी ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचे और आपको भी कोई अवार्ड से माना जाए, क्योंकि आपने काफी महत्वपूर्ण काम किया है संस्था के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। इतनी अच्छी एजुकेशन, और मैं समझता हूँ कि ऐसा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो चीज आपने बनाई है, जो जिस तरह से मैं देखता हूँ चारों तरफ, जहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हिमालय पे हम लोग आ गए। ये चीज जो बनाई है, ये इसके लिए शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जो आपने बहुत मेहनत की है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन दूसरे स्कूल्स को कि वो क्या क्या उसमें बदलाव कर सके और क्या क्या बच्चों के लिए करना चाहिए, किस पर उसको फोकस करना चाहिए? आज एक ट्रेंड चल गया है कि एसी वाला रूम होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एजुकेशन के लिए प्रॉपर चीजें क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं आपके 1-2 पेरेंट्स से मिला हूँ, उन्होंने बहुत तारीफ की है। आज मैंने अपने आसपास के गाँव को भी मैंने विजिट किया है, सर्वे किया है, वहाँ पे आपके स्कूल का एक बड़ा नाम है, लोग दिल से मानते हैं स्कूल को। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं दूसरे स्कूल से? आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो क्या बदलाव करें एजुकेशन प्रणाली में? देखो, ये तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि कोई फैसिलिटीज है, सुविधा है, ये तो जरूरी है, मगर सब सुविधा मिलते हुए भी लोग एजुकेशन में बच्चों के स्तर पर जाना जरूरी है कि बच्चा क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं बिल्कुल गरीब के, कामगार के, मजदूर के बच्चे आते हैं, और ऐसे बच्चे आते हैं कि जो स्कूल के बाहर फेंके गए हैं। 90% बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। ऐसे बच्चों को हमने कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग हमने किया है कि जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता है, वो 8-10 दिन में बच्चे इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि उसके लिए ये काम करते करते हम भी बहुत से उसमें संशोधन किया है। और हमें आज इतना विश्वास है कि कैसा भी स्टैंडर्ड रहो बच्चों का, कौन से भी स्तर पर रहने दो, उसको बहुत ही ऊंचे स्तर पर ला सकते हैं। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। हम जब प्रैक्टिकली, पर्सनली अगर उनके पास पहुंच जाए और समय का सदुपयोग करें उनके साथ, तो कोई भी उठ सकता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो बहुत होशियार है और कोई कमजोर है, ऐसी सिचुएशन नहीं लगती है मुझे। कोई भी बन सकता है, उसको बनाने वाला जो है उसका इंटरेस्ट क्या, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जमीन कैसी भी हो, उसमें अगर आप हरियाली लगाओ, फूल लगाओ, उग सकता है। इंसान के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज नहीं उगेगी जो आपने डाला विचार और नहीं निकला, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उसके लिए एक हार्डली वर्क करने की जरूरत है, और ये एजुकेशन में बहुत जरूरी है। आज बड़ा इकोनॉमिक वगैरह जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कूलों के अंदर है, मगर ऐसे दिल से काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। आज ये दौर में यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज एक ट्रेंड चल रहा है कि हर, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर एक स्टेट में एक ट्रेंड चल गया है कि अगर दूसरे स्टेट के टीचर होते हैं तो वहाँ पेरेंट्स जाना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि आज महाराष्ट्र में है
तो सोचते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति हो, चाहे वो एमपी का हो, यूपी का हो या फिर ज्यादातर साउथ इंडिया का हो, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सही है गलत है, क्या चीज है? देखो, कोई चीज जहाँ बनती है वहाँ उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता नहीं है। बोलते हैं ना, जहाँ टिकता है वहाँ बिकता नहीं है। देखो, गांव के लोग गांव के स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते। गांव के लोग तालुका शहर देखते हैं। तालुका में रहने वाले लोगों को लगता है कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाए। डिस्ट्रिक्ट प्लेस के लोगों को लगता है कि कहीं स्टेट लेवल पे जाए। स्टेट के लोगों को लगता है कि भाई ऊपर के लेवल पर जाए, केंद्र तक जाए। और देश में जो तरक्की करे उनको देश में रहने की इच्छा नहीं है। हम बाहर है कहीं, तो इसी में हम प्रतिष्ठा मान रहे हैं और इसका परिणाम लास्ट रूट लेवल तक हो रहा है। और इसका परिणाम की अच्छी चीज लोग ले नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिक्षा के लिए कि जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए, वो परफेक्ट है, यहाँ पे हमने देखा है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे कि आपका इस सारी चीजों को लेके विजन क्या है? आप आगे क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ, क्या विजन है आपका आगे? तो मुझे तो लगता है आज कि इतना बड़ा शिक्षण का इतना बड़ा सार्वत्रिकरण हुआ है, बड़े पैमाने पे हमें शिक्षण मिल रहा है, मगर एक्चुअली शिक्षण का जो जड़ है तो एक्चुअल गरीब गरीबों को मिल रहा है क्या, उन लोगों को मालूम है क्या, ये सवाल आज भी उठता है। तो ऐसे स्तर के लोगों को हमारा प्रयास रहना चाहिए कि एजुकेशन से कुछ हो सकता है, उन लोगों को भी विश्वास मिलना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। और कहीं जो इलिटरेट लोग हैं उनको भी हमने विश्वास दिलाया है। घर घर में हमने एक अच्छा एजुकेटेड और एक अच्छा स्टैंडर्ड का सोचने वाला बच्चा हमने दिया है। मुझे विश्वास है कि उस व्यवस्था में हम ऐसे ही काम करते रहेंगे तो एक आदर्श समाज के लिए एजुकेशन के तौर पर एक एक्सपेरिमेंटल ये बनेगा, इसका विश्वास है और उसी स्पिरिट से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपका विद्यालय है इसके अंदर कहाँ तक बच्चा पढ़ सकता है, इसकी मान्यता कहाँ तक है अभी? देखो, फर्स्ट से लेकर हमारे पास मराठी मीडियम है, सेमी इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है, 12 तक का है। 12 तक। तो यहाँ पर हमने पूरे रेसिडेंशियल बच्चों की ही व्यवस्था करी। इसमें हम डे स्कॉलर के आने जाने वाले बच्चों के हमने प्रवेश नहीं दिया है। इसका ये है कि ये सब हमने कौटुंबिक वातावरण उनको देकर पूरा समय उसका इंटरेस्ट क्या है, किसमें उसे इंटरेस्ट है, उसकी पूरे समय हम उसके हलचल पे ध्यान दें और उसका पूरी तरीके से उसके पर्सनालिटी के ऊपर भविष्य में एक अच्छा नागरिक कैसा बने कि बाहर की हवा न लगे कोई आने जाने वाला का, और उसमें से एक अच्छा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट तैयार हो, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। और उसके लिए पूरा मेरे फैमिली के साथ और मेरे पूरे स्टाफ का पूरा डिवोशन उसके ऊपर रहता है। तो आपका अभी एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर पूरे महाराष्ट्र से अगर वो आना चाहे तो एडमिशन इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई बाधा है, मिल जाएगा कहीं से भी करना? नहीं, अब ये तो इतना बड़ा कैंपस है हमारा, लगभग 8-10 एकड़ का कैंपस है। इसमें काफ़ी सुविधाएं हमने बनाया है और कम से कम सुविधा में मैक्सिमम जो बहुत बड़े बड़े नेशनल स्कूलों में जो भी एजुकेशन मिलता है वो क्वालिटी का एजुकेशन हम यहाँ दे रहे हैं। और जिन लोगों ने लिया है उनको भी विश्वास है और उसी विश्वास से सभी यहाँ रहने वाले लोग काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप इस चैनल के माध्यम से अपने पेरेंट्स को या लोगों को, हमारे देश के और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं एजुकेशन के लिए? तो इस शिक्षण की जो हमारी जो ये अभियान चल रही है, मैं इसको स्कूल नहीं मानता हूँ कि स्कूल का नाम जन जागृति अभियान केंद्र, मैंने कई बार यहाँ पर बोर्ड दिखा के रखा है। तो मैं समाज में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं कि उनके जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, ऐसा जिन जिन को लगता है वो लोगों को एक बहुत बड़ा केंद्र है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर एक उच्च स्तर पर जा सकता है और ऐसे बच्चों के लिए खुला है। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर कोई भी आ गया है तो जीवन में कोई पेरेंट्स निराश नहीं होंगे, इतना विश्वास और इतना वो
खुश हो जाएगा, ऐसा मेरा जीवन का मकसद है। ये थे महाराष्ट्र के दशरथ मांझी के दूसरे नाम से जाने वाले, जिनका प्रयास था। मैं प्रभावित हुआ हूं इनके वर्क से कि उन्होंने एक पहाड़ को तोड़ के बहुत ही शानदार स्कूल बनाई है, और शायद मैंने ऐसी स्कूल देखी नहीं है, इतनी शानदार स्कूल बनाई है। मैं स्कूल का विजिट भी आपको कराने वाला हूँ। दूसरी बात, ये जो स्कूल है ये हॉस्टल है। यहाँ पे बच्चों को पूरी सुविधा मिलती है, रहने की, खाने की, पीने की, हर तरह से सुविधा मिलती है। खासकर मैंने कई बच्चों का इंटरव्यू लिया है, कई पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया है, काफी तारीफ कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि ऐसे स्कूल को नेशनल लेवल तक लोगों तक पहुंचाना। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो भी यहाँ बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। फीस जो होती है बहुत कम रखी गई है। जैसे हम स्कूल के अंदर जो बच्चों को पढ़ाते हैं उससे भी कम फीस में ये हॉस्टल में सुविधा देते हैं। ये बड़े तारीफ काबिल है, क्योंकि ये सोच जो है हर किसी व्यक्ति की नहीं है। तो आप जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार जुड़े हैं। और मेरी कोशिश है हिंदुस्तान के तमाम स्कूल को आप तक पहुंचाना कि कौन सी स्कूल में क्या खासियत है। अभी हम बात कर रहे हैं नांदेड़ महाराष्ट्र में, बेंगलुरु ये तालुका लगता है, और यहाँ पे हमारे सर से मुलाकात हुई है और बहुत मुझे अच्छा लगा है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस स्कूल में एक बार जरूर विजिट करें। इस स्कूल का विजिट करते ही आपको लगेगा कि बाकी में स्कूल है। सबसे बड़ी खासियत मुझे लगा है कि स्कूल का कैंपस से किसी भी स्थान से जब आप बैठेंगे तो आपको वहां से एक बढ़िया डैम दिखेगा पानी का। ये पॉजिटिव चीज हमें लेके आती है। मैंने बच्चों को इंटरव्यू भी देखा है कि जो 2 महीना पहले ठीक से लिख नहीं सकते थे, ABCD पता नहीं था उनको, आज वो अच्छे से लिख पा रहे हैं। वो खुद सामने से बोल रहे हैं कि ये बदलाव जो 8 साल में 10 साल में नहीं हुआ, यहाँ पे 2 से 5 महीने में हुआ है। तो पूरा फोकस है एजुकेशन पे। मेरी कोशिश है ऐसे अच्छे स्कूल को प्रमोट करना, तो आप भी इसमें सहयोग करें, इस अभियान में जुड़े कि जो अच्छे स्कूल है हमारे देश की, जो हमारे देश के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहती है, उनके स्कूल को प्रमोट करें, उनका सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।